आज के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। किसी भी चीज़ की देर किए बगैर स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को कि हमारे इस लेक्चर के अंदर क्या है। इस लेक्चर के अंदर जो मेन चीज़ है वो एट्रीब्यूट है, हमारा फर्स्ट टॉपिक। और फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ के जो हमारा ये स्टार्ट में प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारा पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि हम मुख्तलिफ कैच के ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। उन कैच के ब्लॉक्स को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि हम जो मुख्तलिफ किस्म की आ रही होती हैं एक्सेप्शन, तो हम बता रहे होते हैं कि अगर इस तरह की एक्सेप्शन आई तो ये वाला ब्लॉक हैंडल करेगा, ये वाला करेगा, फिर ये वाला करेगा। तो मुख्तलिफ कैच के ब्लॉक हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम से जान छुड़ाने के लिए हम फाइनली का ब्लॉक यूज़ करते हैं। और फाइनली का ब्लॉक यूज़ करने का मकसद ये होता है कि हमारा जो है एक क्लीन अप इन्वायरमेंट हो। तो उसके लिए यहाँ पे ये बताया हुआ है फाइनली के ब्लॉक के थ्रू प्रोग्राम को। इसके बाद मेन टॉपिक जो इस लेक्चर के अंदर है वो है जी एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट स्टोर करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को। ये आपके प्रोग्राम को डेकोरेट करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जिस क्लास के ऊपर जिस तरह का एट्रीब्यूट लगा होगा, कंपाइलर उसको उसी तरह से ट्रीट करेगा। एट्रीब्यूट को देखकर वो अंदाज़ा लगा देते हैं कि मैंने इसको इस तरह से ट्रीट करना है। अब चलते हैं अपने पैराग्राफ के अंदर कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। We discuss attributes. Attributes add declarative information to your program. Declaration के related जो information होती है वो प्रोग्राम के अंदर attributes जो होते हैं वो ऐड करते हैं। They are used for various purposes during run time. हम इन्हें run time के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले से इन्हें डिक्लेयर किया जाए। जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे होते हो तो उस वक्त भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। They can be used at design time. ये डिज़ाइन टाइम पे भी यूज़ होते हैं। अब इसके बाद एक एग्जांपल दी हुई है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। एट्रीब्यूट की रिलेटेड मज़ीद इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको देना चाहूँ तो वो ये है कि ये सी शार्प के अंदर क्लासेस हैं, सम काइंड ऑफ क्लासेस दैट स्टोर एडिशनल इंफॉर्मेशन और मेटा डेटा। तो अगर आपके पास आ जाता है कि डेफिनेशन लिखें इसकी, तो ये इस तरह से इसकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में यही चीज़ दोबारा से उन्होंने बताई जो मैंने अभी आपको बताई है। व्हेन योर सी शार्प प्रोग्राम नहीं, इसके अंदर एक और चीज़ बताई। सी शार्प प्रोग्राम जब कंपाइल होता है तो वो एक फाइल क्रिएट करता है और उस फाइल को हम असेंबली कहते हैं। ठीक है, अब असेंबली क्या होती है, इसके अंदर सेम थिंग्स होती हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं बताई हुई, मैं आपको बता रही हूँ कि असेंबली क्या होती है। ये रिलेटिव इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करती है। जब हम असेंबली को देखते हैं ना, ये सेल्फ डिस्क्राइबिंग होती है, तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या होगा। अब यहाँ पे यही चीज़ बताई हुई है कि असेंबलीज आर, सॉरी एक मिनट में इसको रेज कर लूँ और आपको असल टॉपिक जो है वो हाईलाइट करके देती हूँ। ये मैं रेज किया और यहाँ से मैं हाईलाइटर उठा लूँ, एक मिनट। ये ओके, यहाँ पे आते हैं। ये हमारा असेंबलीज, ये assemblies are self-describing because they have metadata, while reflection of programs attributes can be retrieved. जो प्रोग्राम के एट्रीब्यूट्स होते हैं अगर हम उनको हासिल करना चाहें तो हम रिफ्लेक्शन के ज़रिए से करते हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम रन टाइम पर ये क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ हो रहा है। एट्रीब्यूट्स आर क्लासेस दैट कैन बी रिटन इन सी शार्प। मैंने पहले आपको बताया था, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो क्लासेस होती हैं जो कि यूज़ होती हैं सी शार्प में एंड आर यूज टू डेकोरेट योर कोड विद डिक्लेरेटिव इंफॉर्मेशन। इट्स अ पावरफुल कॉन्सेप्ट, लेट्स एक्सटेंड आवर सो ऑन। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या चीज़ है कि इनको हम लिखते किस तरह से हैं। एट्रीब्यूट्स आर जनरली अप्लाइड फिजिकली इन फ्रंट ऑफ टाइप और टाइप मेंबर डिक्लेरेशन। दे आर डिक्लेयर विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। इनको जब हमने डिक्लेयर करना है तो एट्रीब्यूट्स का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। इनको लिखने के लिए एक और तरीका भी ये है कि जब आपने ये बताना हो कि कोई भी चीज़ लिखी है तो हमने शुरू में बताना है कि ये एट्रीब्यूट है, तो उसके स्टार्ट में लिख देते हैं एट्रीब्यूट, तो जिससे पता चल जाता है कि ये चीज़ जो है ये एट्रीब्यूट है।
अब इसके अलावा क्या चीज़ है कि हम एक और चीज़ भी है, एक ऑप्शनल होते हैं एट्रीब्यूट जिनको हम अब्सोल्यूट कहते हैं। अब्सोल्यूट एट्रीब्यूट की डेफिनेशन यहाँ पे मैं देखती हूँ, अगर दी गई है तो एक्सप्लेन कर दूंगी, नहीं दी हुई तो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब्सोल्यूट, यू कुड नॉट यूज दिस मेथड एनीमोर। अब्सोल्यूट का क्या मतलब है कि अगर किसी मेथड के ऊपर हमने अब्सोल्यूट लिख दिया है तो इसका मतलब इसकी जगह अब कोई और मेथड आ गया है और इस मेथड को हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि ना ये जो हम स्टार्ट कर रहे थे एब्सोल्यूट के बारे में बता रहे थे कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने मेथड्स बताए हैं, एक मेथड है, दूसरा मेथड है और साथ में हमारा है तीसरा मेथड। अब इन तीनों मेथड्स को एसटीए थ्रेड के इसके बाद ये डिक्लेयर करके ना और बता के ये सारा राइट लाइन के थ्रू एसटीए थ्रेड लिखा हुआ है और फिर स्टैटिक वाइड मेन का मेथड दिया हुआ है, उसके अंदर आर्गुमेंट्स दिए हैं। एसटीए क्या होता है? एसटीए का मतलब होता है, ये स्टैंड होता है सिंगल थ्रेडेड अपार्टमेंट मॉडल, ठीक है। अब इसको जब हम मेंशन कर देते हैं तो हम ये बता रहे होते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हमारा थ्रेड सेफ होगा। इसके बाद ये जो मेथड है न्यू करके हम कॉल किया हमने और उसके बाद ये सारे जो मेथड्स हैं ये इन्वोक हो गए। अब जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हमें वार्निंग्स और एरर्स देगा। ये जो वार्निंग्स होंगी इनके अंदर एरर होगा। क्यों एरर होगा? हमने जब शुरू में इनके मेंशन कर दिया था कि ये अब्सोल्यूट है, इनकी जगह अब कोई और मेथड आ गया है तो हमने दोबारा से इनको चलाना चाहा तो ये यूज नहीं हो सकते। क्यों यूज नहीं हो सकते? क्योंकि हमने इनको अब्सोल्यूट मार्क कर दिया था। यू ये यहाँ लिखा हुआ है यू शुड नॉट यूज दिस मेथड एनीमोर, कि आप इसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। देन हमारे पास क्या चीज है? एट्रीब्यूट्स के पैरामीटर्स। एट्रीब्यूट्स के पैरामीटर हम किस तरह से देते हैं? एट्रीब्यूट के पैरामीटर पोजिशनल भी होते हैं और नेम भी होते हैं। अगर हमने दोनों को यूज़ करना हो, यहाँ पे बताया भी है कि ये दोनों भी यूज़ हो सकते हैं। तो अगर आपने पोजिशनल देने हैं और साथ ही आपने नेम भी देने हैं तो उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आप पोजिशनल को लिखोगे और उसके बाद नेम को लिखोगे। नेम किस तरह से होते हैं? ये हमारे पास नेम है, ये मेस इज इक्वल टू एंट्री पॉइंट इज इक्वल टू मैसेज बॉक्स, किसके अंदर हम कोई चीज़ असाइन करके पास कर रहे होते हैं। और पैरामीटर्स में और जो हमारे पास होते हैं हमारे पोजीशनल, वहाँ पे हम सिर्फ पोजीशन बता देते हैं। तो ये हमारे पास DLL इंपोर्ट में है यूज़र 32 पॉइंट DLL, इसमें हम सिर्फ पोजीशन बताते हैं और यहाँ पे हम असाइन करते हैं पहले वैल्यू और इस तरह से वो पैरामीटर हमारा जा रहा होता है। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे CLS का। CLS क्या होता है? CLS जनाब स्टैंड होता है, स्टैंड फॉर कॉमन लैंग्वेज सब सिस्टम। CLS का मतलब जब हम किसी चीज़ के शुरू में CLS मेंशन कर देते हैं तो हम बता रहे होते हैं कि ये जो चीज़ है ये दूसरी लैंग्वेजेस में भी यूज़ होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम किसी ऐसी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं जो कि दूसरी लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करती तो उसकी वजह से हमारे प्रोग्राम में एरर आता है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ हमने यूज़ कर दी ना तो इसकी वजह से हमारे प्रोग्राम में आएगा एरर और जनाब हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो CLS कंप्लाइंट का मेन मकसद यही होता है। नेक्स्ट हम आते हैं इनम्स पर। जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमारा C# जो है उसके अंदर जो बुलियंस होते हैं वो सिट्रिक टाइप होते हैं, इसी तरह से हमारे जो इनम्स होते हैं वो भी सिट्रिक टाइप होते हैं। जब हम C++ की बात करते हैं ना तो C+ के अंदर हमारे पास ना C++ के अंदर वो हमें अलाउ करती है कि अगर हमने एक इंटीजर लिखा है तो उसकी जगह हम स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम C# में आते हैं तो ये क्या करती है कि इसके इनम्स जो होते हैं ये बहुत स्ट्रांगली टाइप है और अगर हम एक इंटीजर लिखते हैं, ठीक है, और उसकी जगह हम कोई स्ट्रिंग या कुछ भी लिखना चाहते हैं तो जो उसकी इक्वल हमने करना है ना उसके लिए हमें एक प्रॉपर मेथड को फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद ही जनाब हम उसको असाइन करते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम नीचे लिखा हुआ है ना उसी के बारे में इन्होंने बताया है, तो बजाय इसको पढ़ने के हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं, ठीक है।
अब सबसे पहले यूजिंग सिस्टम, इसके बाद डिक्लेयर किया एक इनम को जो कि हमारा वॉल्यूम के नाम से है। वॉल्यूम के अंदर लो है, मीडियम है, हाई है। अब इनको फिर हमने क्या किया कि डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ टू यूज द इनम। अब किस तरह से हमने इस इनम को यूज करना है, तो सबसे पहले हमने लिखा क्लास इनम और फिर हमने लिखा स्विच। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनम्स चल रहा था और हम इनम को डिस्कस कर रहे थे। इनम्स जो होती हैं एनमरेटेड टाइप होती हैं और बहुत सी ट्रंगली टाइप होती हैं। और इसमें यह है कि अगर एक तरह की वैल्यूज़ हमने अपने इनम के अंदर स्टोर की हैं तो दूसरे को भी हम इस तरह की वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन नहीं कर सकते। जिस तरह से हमारी जो बूलियन होती हैं वो स्टैटिक टाइप होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे जो इनम होते हैं ये भी सी शार्प के अंदर बहुत ही स्टैटिक टाइप होती हैं। वॉल्यूम का हमने एक इनम बनाया और उसके अंदर हमारे पास 3 होंगे इसके जो हैं मेंबर्स हैं, लो, मीडियम और हाई। ठीक है, अब इस इनम के ऊपर हमने एक क्लास बनाई इनम स्विच की, जिसकी बेसिस पे हमने डिसीजन लेने होती हैं। इनम स्विच की बेसिस पे स्विच वाइड मेन का मेथड कॉल किया या लिखा और इसके बाद केसेस भी हमने देने हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बताया है कि क्रिएट एंड इनिशियलाइज इंस्टेंस ऑफ इनम, कि सबसे पहले उन्हें क्रिएट किया जाए और उसके बाद उन्हें इनिशियलाइज किया जाए। वॉल्यूम माई वॉल्यूम की जो एक रेसी है उसके अंदर हमने एक मीडियम का इंस्टेंट बनाया। फिर उसके बाद स्विच उसके ऊपर कॉल किया वॉल्यूम के ऊपर, तो वॉल्यूम के अंदर हमारी वैल्यूज़ जो थी वो हमने पहले बताया कि लो, मीडियम और हाई हैं। तो अगर लो है तो उसमें 0 चला जाएगा, फिर 1 चला जाएगा और फिर 2। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे होते हैं तो वो 0 से जो हैं वो होती हैं, स्टोर होती हैं मेमोरी के अंदर। लेकिन अगर तो हमने इंटीजर फॉर्म में होती हैं। अगर हमने इसको चेंज करना हो तो इसमें हम स्टार्ट में हमें बताना पड़ता है, अगले प्रोग्राम में यही बताया गया, हमें स्टार्ट में बताना पड़ता है कि ये अब बाइट में होगा। अगर हम बाइट की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं, हम लॉन्ग भी लिख सकते हैं, हम अनसाइंड लॉन्ग भी लिख सकते हैं और हम शॉर्ट भी लिख सकते हैं। तो कुछ भी अगर आपने इसकी टाइप को चेंज करना है तो आप इसको स्टार्ट में आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 से होती हैं, लेकिन अगर आपने चेंज करना है, यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दूंगी तो प्लस का ऑपरेशन जारी रहेगा, मीडियम में 6 हो जाएगी और हाई में जो है वो 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टार्ट में 1 बताया गया है तो ऑटोमेटिकली मीडियम में 2 चला जाएगा और हाई में 3 चला जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ कि अगर हमने इनको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए ये है तरीका कि वॉल्यूम लिखा बाइट इनम। अब जो इनम के अंदर रिप्रेजेंटेशन हो रही है बाइट में हो रही है तो उसमें से पास टाइप ऑफ वॉल्यूम। अब जो यहाँ पे टाइप ऑफ ज़रूर लिखते हैं, जो भी चीज़ यहाँ पे मेंशन है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम की जगह कुछ और होता तो यहाँ पे उसका नाम होता। तो टाइप ऑफ वॉल्यूम और मतलब टाइप ऑफ वॉल्यूम जितनी भी उसके अंदर टाइप्स हैं वो सारी, और उसके बाद वॉल्यूम का मतलब कि उसके अंदर जितनी भी वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तरीका है जिसकी मदद से आप दोनों चीज़ें जो है वो कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर जो है प्रिंट करवा सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि इनम डॉट गेट नेम, इसकी वजह से क्या होगा कि नेम्स आ जाएंगे वॉल्यूम के। तो ये एक मेथड है जिसके ज़रिए से आप चीज़ें रिट्रीव कर सकते हो। इसके बाद एक और जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें ये है कि ऑपरेटर जो हैं वो हम ओवरलोड कर सकते हैं। ये पैराग्राफ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लो। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है? ओवरलोडेड ऑपरेशन जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, तो दे मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द क्लास फॉर विच द ऑपरेटर इट इज़ डिफाइंड। तो जिस ऑपरेटर के लिए ये डिफाइंड होते हैं उसके साथ इनको लिखना पड़ता है। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट मैचिंग ऑपरेशंस आर बोथ फॉर द सो ऑन। अच्छा, इसमें क्या चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है? एक्सेस मॉडिफायर्स ऑन टाइप्स एंड असेंबलीज प्रोवाइड इनकैप्सुलेशन। एक्सेस मॉडिफायर क्या करते हैं? ये हमें फराहम करते हैं एक फैसिलिटी। वो क्या है? इनकैप्सुलेशन की। हमें एक्सेस मॉडिफायर का तो आपको पता ही होगा ना, पब्लिक, प्राइवेट, सो ऑन, ये सारे जो होते हैं ये
तो ये हमें फैसिलिटी फराहम करते हैं इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि अगर हमने एक ब्लॉक को इनकैप्सुलेट कर दिया तो वहां पे अगर हमने चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। हमने अगर ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो वो हम इसके ज़रिए बहुत ही इजीली कर सकते हैं। बाकी जगहों पर वो चीज़ बिल्कुल उसी तरह से रहती है। अगर उसी कोड को हमने कहीं और जगह लिखा हुआ है तो वहां पे वो उसी तरह से यूज होगा। इनकैप्सुलेशन के अंदर अगर आपने किसी चीज को चेंज कर दिया है उसके बिहेवियर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये आपके पास प्लस है और उस प्लस को अगर आपने ओवरलोड कर दिया तो वो डिफरेंटली बिहेव कर सकता है, उसको आप ओवरलोड कर सकते हो। जिस तरह से हमारे पास बेस क्लास होती थी और उसमें से ड्राइव क्लास होती थी और ड्राइव क्लास के बिहेवियर में थोड़े से चेंजेस जो होते थे वो हम ला सकते थे, जो बिहेवियर वो अपना बेस क्लास से ड्राइव करती थी। यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी वही मकसद है। इसके बाद क्या चीज़ है, ऊपर ये जो एक प्रोग्राम है ये मैट्रिक्स का है और इस मैट्रिक्स के अंदर भी यही तरीका सारा बताया हुआ है कि 2 डायमेंशनल एक अरे है और उसमें फिर 3 लिखा हुआ है, उसका साइज बताया गया है और न्यू करके उस मैट्रिक्स को फिर दोबारा से जिस तरह से हम बनाते हैं और फिर प्लस प्लस का ऑपरेशन है और इसके बाद ये एक मेथड है जो 2 जो है वो ऑब्जेक्ट ले रहा है और इसके पीछे प्लस का साइन है और ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रही है। ये सारा टॉपिक है तो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर समझ नहीं आती तो समझा दूंगी, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इन प्रोग्राम के बारे में। और ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट थी, ये मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट प्रोग्राम भी इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग समझना चाहते हो तो मैं किसी वक्त आपको समझा दूंगी। साथ रहिएगा, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।